हाय डियर, वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में। मैं आपके लिए डेली सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज का आज इस वीडियो में चैप्टर 4 का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। मैंने और सारे वीडियो लाइन डाल दिए हैं, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो सब इसमें हम देखेंगे गोखले विधेयक। गोखले विधेयक गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य का प्रस्ताव सन 1910 में धारा सभा में रखा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य का प्रस्ताव सन 1910 में धारा सभा में रखा। फिर 16 मार्च 1911 को विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य करना था। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय संस्थानें और रियासतें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए विधेयक रद्द कर दिया। फिर से देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य का प्रस्ताव सन 1910 में धारा सभा में रखा। फिर 16 मार्च 1911 को विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य करना था। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय संस्थानें और रियासतें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए विधेयक रद्द कर दिया। गोखले के प्रयासों का भारतीय शिक्षा नीति पर प्रभाव। गोखले के विधेयक ने देश में क्रांति फैला दी। केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकारों तथा शिक्षित समाज और राजनीतिक दल सभी को इसके बारे में पता चलने लगा। केंद्रीय सरकार को लगने लगा कि देश में प्राथमिक शिक्षा की मांग तेज हो रही है, इसलिए सरकार ने प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए आदेश दिया। इसलिए प्रांतों की सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किए। सभी बड़े बड़े प्रांतों में शीघ्र ही अनिवार्य कर दी गई। फिर से गोखले के विधेयक ने देश में क्रांति फैला दी। जैसे ही विधेयक आया कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने विधेयक लाया है कि उसमें क्या कहते हैं, अनिवार्य शिक्षा दी जाए, लेकिन मना कर दिया गया नहीं। तो लेकिन लोगों को जब पता चला तो केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार तथा शिक्षित समाज और राजनीतिक दल सभी को पता चला, इसके बारे में पता चलने लगा। केंद्रीय सरकार को लगने लगा कि देश में प्राथमिक शिक्षा की मांग तेज हो गई। इसलिए सरकार ने प्रांतीय सरकार को प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए आदेश दिया। इसलिए प्रांतों की सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किए। सभी बड़े बड़े प्रांतों में शीघ्र ही अनिवार्य कर दी गई। इस बिल का प्रभाव यह हुआ कि सम्राट जॉर्ज प्रथम ने दिल्ली दरबार में 50 लाख रुपए को धनराशि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए देने की घोषणा की। देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की मांग चारों ओर आने लगी। ऐसी हालत में जरूरी हो गया कि सरकार अपनी शिक्षा नीति पे पुनः विचार करे। 21 फरवरी 1913 को सरकार को अपनी शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव सामने लाना पड़ा, जिसके अनुसार शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े। इस नीति के मुख्य सुझाव निम्न हैं। क्या दिया गया? प्राथमिक शिक्षा से पहले प्राथमिक विद्यालयों का विकास किया जाए। कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा तो दी जाए, लेकिन उससे पहले क्या किया जाए? प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाए। दूसरा क्या? उत्तर प्राथमिक विद्यालय अधिक संख्या में खोले जाए। प्राथमिक विद्यालय अधिक संख्या में खोले जाए। नंबर 3, पाठशालाओं और मकतबों को सहायता दी जाए। नंबर 4, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। अभी तक हमने स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा देखी, हम वैदिक कालीन शिक्षा देखी, बौद्ध कालीन शिक्षा देखी, मध्यकालीन शिक्षा देखी, उस स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा देखी। अब हम स्वतंत्र भारत में शिक्षा देखेंगे। हमने सारे वीडियो पार्ट में करके बनाया है, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। भारतीय शिक्षा के विकास को एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया और कहा कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए और शिक्षा के संपूर्ण आधार में परिवर्तन किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास देखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 या राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 या राधाकृष्णन आयोग।
सरकार ने 4 नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम था। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें हम सुझाव देंगे। नंबर 1, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, विश्वविद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नंबर 1 ये था। दूसरा शिक्षण स्तर। तीसरा अनुशासन कार्य। चौथा परीक्षा प्रणाली। पांचवा स्त्री शिक्षा। छठा शिक्षा का माध्यम। सातवां ग्रामीण विश्वविद्यालय। आठवां प्रशासन। नौवां पाठ्यक्रम। दसवां शिक्षकों की समस्या। 11 व्यवसायिक समस्या। 12 धार्मिक शिक्षा। 13 छात्रा कल्याण। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का या मुदालियर आयोग। भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति जांच करने के लिए सरकार ने 23 सितंबर 19 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसी कारण इस आयोग की मुदालियर आयोग भी कहते हैं। जिन्होंने अध्यक्षता की, उन्हीं के नाम से आयोग का नाम भी पड़ गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग की माध्यमिक शिक्षा का जांच करने के लिए कहा गया, इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा 1952 का आयोग भी कहते हैं या मुदालियर आयोग, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में की गई थी। अब इन आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव देखिए। मुदालियर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव देखते हैं। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। नंबर 2, सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड का गठन किया जाए। नंबर 3, बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता हो। नंबर 4, पाठ्य चर्चा वास्तविक जीवन से संबंधित हो। नंबर 5, सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 6, बालिका विद्यालय खोले जाएं। नंबर 1, प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। नंबर 2, सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों को शिक्षा प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता हो। नंबर 4, पाठ्य चर्चा वास्तविक जीवन से संबंधित हो। नंबर 5, सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 6, बालिका विद्यालय खोले जाए। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग 1964। शिक्षा आयोग का संबंध या तो विद्यालय से या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा से। शिक्षा आयोग का संबंध या तो विद्यालय शिक्षा से या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा से। प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय से और माध्यमिक विद्यालय का विश्वविद्यालय से। इसको लेके ही भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसको लेके ही भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष DS कोठारी थे, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग कहते हैं। कोठारी आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव देखिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो। जब इंटर पास करें तो उसके बाद हम लोग चाहे BA करें चाहे BSc करें, उसको क्या हो, 3 वर्ष का हो। नंबर 2, द्वितीय कोर्स का समय 2 या 3 वर्ष हो। जैसे DELED हो रहा है, डिप्लोमा, ये 2 वर्ष का है। BEd है, ये 3 वर्ष, ये भी 2 वर्ष का। तो द्वितीय कोर्स का समय 2 वर्ष या 3 वर्ष का है। नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो। शिक्षण सामग्री बच्चों को निःशुल्क मिले। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो, शिक्षण सामग्री बच्चों को निःशुल्क मिले। नंबर 4, प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। नंबर 5, बच्चों को रुचि योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियां अपनाई जाएं। नंबर 6, अध्यापक की बच्चों का सच्चा मार्गदर्शक हो। नंबर 7, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला देखिए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। हम लोग शिक्षा को किससे जोड़ना चाहिए? उत्पादकता से जोड़ना चाहिए। नंबर 2, शिक्षा का अधिकार लोकतांत्रिक था। नंबर 3, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम हो। नंबर 4, शिक्षा द्वारा सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। नंबर 5, शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों का बढ़ावा दिया जाए।
तो वीडियो यही चैप्टर समाप्त हुआ। चैप्टर 4 आज समाप्त हो गया। मैंने पार्ट 4 तक बनाया। मैंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा चैप्टर, सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चौथा चैप्टर बड़ा था इसलिए मैंने इसे पार्ट में कर करके बनाया। थैंक यू।